नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश अलविदा 2024 सितारे हुए अस्त में। दरअसल साल 2024 अब खत्म होने वाला है और सभी नए साल का स्वागत करने की तैयारी में है। वैसे यह साल किसी के लिए अच्छा रहा तो किसी के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा। 2024 एक अपूरणीय क्षति का वर्ष साबित हुआ क्योंकि हमने राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यवसाय जैसे विविध क्षेत्रों के कई दिग्गजों को विदाई दी। उनके उल्लेखनीय योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है और उनकी अनुपस्थिति की गहराई से महसूस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अलविदा 2024 सितारे हुए अस्त। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में साल 2024 विदाई के साथ नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा। साल 2024 से हम सबकी कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। इस साल हमने कई दिग्गजों को खोया है जो भारत की शान थे। राजनीति हो या खेल या फिर फिल्म जगत, कई स्वनाम धन्य लोग दुनिया को छोड़ अलविदा कह गए। चलिए पहले जानते हैं उन राजनीतिक हस्तियों के बारे में जिन्होंने साल 2024 में दुनिया को छोड़ दिया। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2023 को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में ये साल भी अन्य सालों की तरह जल्द ही बीत जाने वाला है। 2024 कुछ लोगों के लिए खुशियां लेकर आया तो कुछ के लिए गम। इस साल कई मशहूर सेलिब्रिटी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे शामिल हैं। पहले बात करते हैं राजनीति के उन चमकने वाले सितारों की जो अलविदा कहकर अस्त हो गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की शाम निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। मनमोहन 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनसे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में स्थायी बदलाव आए। उनके कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून और मनरेगा जैसे अधिनियम लागू हुए। देश भर में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में,
एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसी तरह दिग्गज राजनेता और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव और लेफ्ट फ्रंट के प्रमुख नेता सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 3 बार पार्टी के महासचिव रहे थे। येचुरी साल 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे। साल 1975 में वो CPIM से जुड़े। राजनीति में पकड़ रखने वाले येचुरी 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुनकर संसद पहुंचे। येचुरी को 2015 में CPIM का 5वां महासचिव बनाया गया। इसके बाद 2018 और 2022 में येचुरी को फिर महासचिव बनाया गया। वहीं बिहार की राजनीति के केंद्र कहे जाने वाले सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई को हुआ था। 5 दशकों तक का बिहार की राजनीति में अलग अलग भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो कैंसर से जूझ रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री JP आंदोलन की उपज माने जाते थे। सुशील कुमार 1990 में पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1995 और 2000 में भी वो इस सीट से चुनाव जीते। साल 2004 में वो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। साल 2005 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और विधान परिषद से निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक तौर पे बिहार को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने जो काम किया है, चाहे सरकार में रहते हुए या विपक्ष की भूमिका जो है, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने निभाया है। और बीजेपी को अगर किसी ने बिहार में बनाया है तो सबसे बड़ी भूमिका जो है सुशील कुमार मोदी जी की है। बिहार में बीजेपी का मतलब ही सुशील कुमार मोदी थे। और हम लोग इस दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है उनके परिजनों के प्रति, परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुख के घड़ी में उन लोगों के साथ खड़े। लालू जी के साथ भी बहुत पुराना संबंध रहा है। सब लोग छात्र जीवन साथ पढ़े लिखे, साथ चुनाव लड़े। पिताजी अध्यक्ष बने तो ये सेक्रेटरी बने थे। तो सब लोगों का पहले से उठना बैठना, रिश्ता वगैरह तो घर जैसा ही वातावरण था। भले ही अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन मिलना जुलना हम लोगों का लगातार हुआ करता था। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री EVKS एलंगोवन का 14 दिसंबर को चेन्नई के MIOT अस्पताल में आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 75 साल के थे। ईरोड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे एलंगोवन का स्वास्थ्य पिछले 1 महीने से खराब था। उन्हें 11 नवंबर को यहाँ एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एलंगोवन एक मुखर व्यक्तित्व थे। एलंगोवन प्रभावशाली पेरियार परिवार से थे, जो तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में अपनी गहरी जड़ों के लिए जाने जाते हैं। वे ईवी के संपत के बेटे थे, जो एक प्रमुख द्रविड़ नेता और प्रतिष्ठित समाज सुधारक पेरियार EV रामासामी के भतीजे थे। जबकि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे OP चौटाला का 20 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 89 साल के थे। एक बार सबसे कम समय में मुख्यमंत्री रहने वाले ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश की राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे। हिसार और जिंद इलाकों से लगातार निर्वाचित होने वाले OP चौटाला पहले जैसे सीएम थे, जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे लोकसभा चुनाव लड़ने के अलावा जिंद जिले की नरवाना विधानसभा सीट से विधायक बनकर मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने जिंद जिले की ऊचाना विधानसभा सीट से भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। उनके जेल जाने वाले मामले में खास बात ये भी है कि इसमें शिकायतकर्ता को भी उतनी ही सजा हुई जितनी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को। ओम प्रकाश चौटाला को रिश्वत लेन देन के मामले में सजा हुई थी। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे
और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया। पूर्व सीएम बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। उन्होंने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। भट्टाचार्य ने सीपीआईएम की सरकार में 2000 से 2011 तक 11 साल बंगाल सीएम का पद संभाला। बुद्धदेव भट्टाचार्य वामपंथी नेता थे। उन्होंने 10 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली थी। 2022 उन्होंने पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। वहीं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 10 अगस्त को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक से लेकर एक उत्कृष्ट सांसद तक के अपने लंबे करियर में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई। वे पद्म भूषण से सम्मानित एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। भारतीय राजनीति में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का 10 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। एसएम कृष्णा पिछले कुछ समय से बीमार थे। वे एक असाधारण नेता थे जिनकी प्रशंसा पक्ष और विपक्ष के सभी लोग करते थे। उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के लिए याद किया जाता है। खासकर बुनियादी ढांचे के विकास पर उनके ध्यान के लिए एसएम कृष्णा एक विपुल पाठक और विचारक भी थे। भारतीय राजनीति में उनके योगदान के लिए काफी लंबे समय तक उन्हें याद किया जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर घात लगाकर गोलीबारी की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। बाबा की मौत के मामले राजनीतिक रंग भी ले लिया था। इसको लेकर तत्कालीन शिंदे सरकार भी सवालों के घेरे में रही। बाबा सिद्दीकी 4 दशक से राजनीति में रहे। वो 16 साल की उम्र में ही कांग्रेस से जुड़ गए थे और 1999 से 2014 तक लगातार विधायक रहे। कुछ महीने पहले ही वो एनसीपी में आए थे। सियासत ही नहीं, बाबा की बॉलीवुड में भी अच्छी पकड़ थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी हमेशा चर्चा में रहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। 2024 ने हमसे कई हस्तियों को छीन लिया। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, मनोरंजन की दुनिया से लेकर बिलियनियर की दुनिया के कई लोग सिर्फ याद बनकर रह गए। इनमें भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा और महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा से लेकर और भी हस्तियां शामिल हैं। जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन हस्तियों ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया और अपनी छाप छोड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2024 खत्म हो रहा है, तो ऐसे में हम उन मशहूर हस्तियों के बारे में बता रहे हैं जो इस साल दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी यादें हमारे बीच सदैव रहेंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के बारे में। टाटा समूह को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा टाटा ग्रुप को काफी सालों तक लीड करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। नवल टाटा को उनके पिता रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। वो सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे। जब भी मैं उनको इनवाइट करता था राष्ट्रपति भवन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैंक्वेट्स, जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, तो उनको इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी उनकी विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति, और हमेशा प्रोटोकॉल को ध्यान रखना। लेकिन सचमुच में देखा जाए उनकी एक जो बहुत अच्छी सोच थी
उसको मैं जरूर आज मैंने और भी साझा किया था। मैंने ये कहा था प्रायः उद्योगपति धनोपार्जन के लिए उद्योग लगाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये और कहते भी थे, सबको कहते थे कि भाई आप लोग यदि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है तो सबसे पहले राष्ट्र हित आपका होना चाहिए। इसीलिए ये टाटा ग्रुप के यदि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज देखेंगे उनमें आपको सबसे ज्यादा आपको राष्ट्र हित दिखाई पड़ेगा। कल श्री रतन टाटा का निधन हो गया और आज मुझे वहां मुंबई जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 17 फरवरी को शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में अंतिम सांस ली। आचार्य विद्यासागर 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में जन्मे थे। उन्होंने 21 साल की उम्र में राजस्थान के अजमेर में दीक्षा लेने के लिए सांसारिक जीवन त्याग दिया था। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ का 31 जुलाई को 71 साल की उम्र में निधन हो गया। डिफेंसिव तकनीकी के बैटर गायकवाड़ ने 27 दिसंबर 1974 को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच से डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट साल 1984 के आखिरी दिन इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। गायकवाड़ ने 40 टेस्ट मैचों के अपने करियर में 30.07 की औसत से 1985 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल रहे। वहीं विधि विशेषज्ञ फली एस नरीमन का 21 फरवरी को 95 की उम्र में निधन हुआ। उन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नरीमन के परिजन रंगून से भारत आ गए। उन्होंने यहाँ कानून की पढ़ाई की और वकालत करने लगे। वे 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे। 26 जून 1975 को जब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो फली ने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फली सैम नरीमन ने 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। कला और संगीत के क्षेत्र की बात करें तो प्रसिद्ध गायक और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को 95 साल की उम्र में निधन हुआ। साल 1968 में जन्मे राशिद खान की शुरुआती तालीम अपने नाना निसार हुसैन खान से मिली थी। उनके मामा गुलाम मुस्तफा खान ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बाद में उन्हें ट्रेनिंग देकर निखारा। 11 साल की उम्र में पहली मंचीय प्रस्तुति देकर राशिद खान ने सबको चौंका दिया था। वो रामपुर सहसवान घराने के गायक थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता के ITC संगीत रिसर्च एकेडमी को ज्वाइन किया था। इस तरह से तबले की थाप से सारी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले और शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर को अमेरिका में निधन हो गया। इसी साल उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते थे। 1951 में जन्मे जाकिर हुसैन की गिनती महान तबला वादकों में की जाती है। जाकिर ने 7 साल की उम्र में ही बड़े बड़े कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों के गानों को भी संगीत दिया था।
उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। द बीटल्स सहित कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ प्रस्तुति के लिए भी उनकी ख्याति रही है। हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले। उन्हें 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। कला और संगीत के क्षेत्र में अब वह भारत की धरोहर बनकर रह गए हैं। जाकिर हुसैन साहब ने माइक मुंह के आगे लगा न केवल अपने टैलेंट नीचे बल्कि भारतीय संस्कृति तबला वादन का दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं कि एक बहुत देश का बड़ा कलाकार हमने खोया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के घरानों का और खासकर म्यूजिक के जो जमाने थे, नए नए जमाने या पुराने जमाने में जो बदलाव म्यूजिक में था, उसमें भी वो अपनी हुनर की वजह से बने रहे। साथ ही मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 26 फरवरी को निधन हो गया। गुजरात के सौराष्ट्र जेतपुर में जन्मे पंकज उधास के पिता केशु भाई उधास को दिलरुबा यानी एक तरह का वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। वहीं से पंकज को गायकी और संगीत का चस्का लगा। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्मल गायकी की दुनिया में चले आए। मनहर उधास तो मुंबई पहुंचकर संघर्ष करने लगे। पढ़ाई खत्म करने के बाद पंकज भी मुंबई आए। 1972 के जमाने में उन्होंने संघर्ष के दिनों में अपना पहला फिल्मी गीत उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में फिल्म कामना में गाया था। पंकज उधास की गजलों ने हमेशा लोगों के दिलों में एक खास स्थान बना रखा था। पंकज उधास ने 6 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल जैसे हिट गानों ने उन्हें सबके दिलों पर राज कराया। लोगों के लिए उन्होंने पंकज उधास को खोया, मैंने तो एक यार खोया है। 45 साल की हमारी दोस्ती, कई जगह मिलते थे हम लोग, वक्त गुजारते थे, गाना बजाना खूब होता रहा। और एक और मिशन था जो मैंने, पंकज ने और तलत अजीज ने मिलकर शुरू किया, खजाना गजल फेस्टिवल। हमने सोचा था कि नए कलाकारों को हम पेश करें और हर साल हम कुछ नए उभरते हुए गजल गायकों को पेश करते रहे हैं। अभी तक 100 से ऊपर कलाकारों को हम पेश करते रहे हैं। यही कोशिश रही कि गजल हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहे, क्योंकि गजल एक बहुत खूबसूरत पोइट्री है। उस पोइट्री का लोग लुत्फ उठाएं, यही हमारी कोशिश रही है। और इसी मकसद पर, इसी मिशन पर पंकज भी काम करते रहे हैं कि जाने का बहुत दुख है। बिहार की स्वर कोकिला और मशहूर लोक गायिका पद्म भूषण का 72 साल की उम्र में 5 नवंबर को निधन हुआ था। शारदा सिन्हा का योगदान भारतीय लोक संगीत में अद्वितीय था। 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों के लिए जानी जाती थी। उनका पहला बड़ा गाना एक्टर सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया फिल्म का था। गाना गाया था। उन्होंने छठ, शादी, मुंडन, जनेऊ, विदाई और श्रद्धांजलि जैसे कई तरह के गीत गाए। उधर मां पर लिखी शायरियों की वजह से खासे लोकप्रिय हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन 14 जनवरी को हो गया। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया था। लेकिन वे अपने शेरों में अवधी और हिंदी शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से करते थे। यही कारण था कि वो भारतीयों के दिलों में राज करते थे। उनकी शायरी काफी लोकप्रिय थी। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को निधन हो गया। 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में जन्मे बेनेगल ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद फोटोग्राफी शुरू की।
बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी माना जाता है। श्याम बेनेगल ने जुबैदा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगेटन हीरो, मंडी, आरोहन, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया। श्याम ने 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री और 15 एड फिल्म बनाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए एशियन न्यूज।